तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप लोग क्लास 12 बायोलॉजी स्टूडेंट हैं और 2025 में एग्जाम देने वाले हैं तो आज का वीडियो आप सभी लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी की पूरी किताब से आपके जो 2 और 3 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं उनको हम लोग कर रहे हैं। और इसमें अभी तक हम लोगों ने लेक्चर नंबर 3 तक देख लिया था। आज का वीडियो पर लेक्चर नंबर 4 होने वाला है, जिसमें मैं आपको क्वेश्चन तो करवाता हूँ, साथ ही में उसका आंसर आपको कितना लिखना है, कैसे लिखना है, क्या लिखना है, पूरा आंसर भी मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग सारी चीजें देख लो यहीं से और अच्छे से तैयार करके अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर लेकर के आओ। तो इसीलिए आप वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिए इसी प्रकार के और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस को पाने के लिए। और इससे पहले के लेक्चर यदि आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में आप जाकर के चेक कर सकते हो, जहां पर आपको 2-3 नंबर के अलावा 1 नंबर वाले जो आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं वो भी मिल जाएंगे, और साथ ही में बहुविकल्पीय प्रश्न जो होते हैं पूरी किताब में जितने इंपॉर्टेंट वो भी मैंने करवा दिए हैं, उसे भी आप लोग जाकर के चेक कर सकते हो। तो ये सारी चीज आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और क्लास 12 बायोलॉजी की पूरी किताब से आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 2 और 3 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं उनको देखना शुरू करते हैं विद आंसर के साथ में। उसके अलावा यदि आपको इस प्रकार से नोट्स वगैरह चाहिए तो आप लोग हमारा टॉपर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका चार्ज 499 रखा गया है, जिसमें आपको क्लास 12 फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 3 सब्जेक्ट के नोट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिए जाते हैं। जिसको भी ज्वाइन करना होगा स्क्रीन पर मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहां से आप लोग कॉन्टैक्ट करके ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सएप पर सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो चलिए अब हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। और क्लास 12 बायोलॉजी की पूरी किताब में आपके जितने भी इंपॉर्टेंट आपके 2 और 3 नंबर वाले जो क्वेश्चन होते हैं, इसकी सीरीज हमारी चल रही थी, इसमें ऑलरेडी हम लोग 3 वीडियो कर चुके हैं। आज आपका चौथा वीडियो रहने वाला, जिसमें हम लोग जो इंपॉर्टेंट प्रश्न करने वाले हैं आइए उसको देखना शुरू कर देते हैं। तो इस पेज को यहाँ पर मैं हटा देता हूँ। तो अब इसमें हमारा जो आज का इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है उसमें आपका ये प्रश्न रहने वाला है कि आईवीएफ तकनीक पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हो। तो इसको आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा कि आईवीएफ तकनीक पर संक्षिप्त टिप्पणी आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। और साथ ही में आईवीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। परनली शिशु उत्तर में आप लोग बताएंगे किस प्रकार से उत्तर लिखना है, ये समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगाओगे परख नली शिशु, फिर आप लोग लिखोगे अंतःपात्रीय निषेचन, जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में आईवीएफ इंग्लिश में, और फुल फॉर्म इसका होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो प्राइमरी शिशु के अंतर्गत ही आप लोग इस प्रकार से लिखेंगे कि अंतःपात्रीय निषेचन यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी कि आईवीएफ। इस विधि में शुक्राणु और अंडाणु के मध्य निषेचन की क्रिया शरीर के भीतर जैसी परिस्थितियों में ही शरीर से बाहर टेस्ट ट्यूब में कराया जाता है। यानी कि जो प्राक्नली शिशु होता है उसका क्या रीजन होता है, क्या चीजें होती है, इसमें आपको समझना ये है कि आईबीएफ जो आपका है ये आपका एक विधि है, एक तकनीक है, जिसके द्वारा हम लोग शुक्राणु और अंडाणु के मध्य में जो निषेचन की जो क्रिया होती है, जो कि हमारे शरीर के भीतर होती है, लेकिन शरीर के भीतर ना करा करके हम लोग शरीर के भीतर जैसी परिस्थिति में शरीर से बाहर टेस्ट ट्यूब में कराया जाता है, यानी कि परखनली में कराया जाता है। तो फिर हम लोग उसको क्या बोलते हैं, उसको ही हम लोग बोलते हैं परखनली शिशु, यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी इसको बोलते हैं। ठीक है, इस विधि में आगे क्या होता है ये समझते हैं। इस विधि में पत्नी या फिर आप बोल सकते हो दाता स्त्री के अंडाणु तथा पति व दाता पुरुष के शुक्राणु को प्रयोगशाला में ले जाकर के निषेचन कराया जाता है, जिससे जो जायगोट होता है या फिर आप बोल सकते हो युग्मनज होता है का स्थानांतरण पत्नी में कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है नई संतान उत्पन्न हो जाती है। बहुत लोग ऐसा होता है कि जब वो संतान नहीं उत्पन्न कर पाते स्वयं से, तो फिर इस तकनीक का उपयोग किया जाता है डॉक्टरों के द्वारा, जिससे नई संतान की प्राप्ति कराई जा सकती है। तो पर्सनली शिशु क्या होता है यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है मैंने आपको समझा दिया है। तो पर्सनली शिशु यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी जो आपका होता है वो आईवीएफ तकनीक के अंतर्गत ही होता है। तो आप बताएंगे, सबसे पहले रिपीट करता हूं, आप नोट कर लीजिएगा कि अंतःपात्रीय निषेचन यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इस विधि में शुक्राणु और अंडाणु के मध्य में जो निषेचन कराया जाता है वो शरीर के भीतर जैसी ही परिस्थितियों में शरीर से बाहर टेस्ट ट्यूब में कराया जाता है। और इस विधि में पत्नी या फिर आप बोल सकते हो दाता स्त्री के जो अंडाणु होता है उसका पति या फिर दाता पुरुष के शुक्राणु को प्रयोगशाला में ले जाकर निषेचन कराया जाता है। और निषेचन के पश्चात जब आपका जो हो सकता है, जो आपका निषेचन के बाद जो जायगोट बनता है या फिर युग्मनज बनता है, उसका स्थानांतरण पत्नी में कर दिया जाता है। इस प्रकार से आपका एक आईवीएफ तकनीक काम करती है, जैसा कि मैंने आपको समझा दिया है। नोट कर लीजिए, अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। और साथ ही में यदि आप लोगों ने पहले की वीडियोस को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के सारी वीडियोस को अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। सारे आपके क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन जो आपका हो जाता है, ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर में आता है। क्वेश्चन आपका है यौन संचारित रोग से आप क्या समझते हो और इससे बचने के लिए कुछ उपाय हम लोग को बताने हैं। सबसे पहले क्या बताना है आपको कि यौन संचारित रोग से हम लोग क्या समझते हैं, यानी कि यौन संचारित रोग की परिभाषा हम लोग को बताना है।
उसके बाद फिर यौन संचालित रोग से बचने के लिए हम लोग क्या उपाय अपना सकते हैं उसके बारे में बताना है। तो सबसे पहले हेडिंग लगाओगे आप लोग उत्तर में यौन संचालित रोग, फिर लिखना स्टार्ट करोगे कि ऐसे रोग जो यौन संबंधों के कारण फैलते हैं यौन संचालित रोग कहलाते हैं। क्या बताओगे आप लोग? ऐसे रोग जो यौन संबंधों के कारण फैलते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? यौन संचालित रोग बोलते हैं। तो इस प्रकार से आपका ये हो गया। आगे आप क्या बताएंगे? अब आपको यहाँ पर यौन संचालित रोग के बारे में पता चल गया है। अब हम लोग इससे बचने के उपाय के बारे में समझते हैं। तो इससे बचने के उपाय में आप बताएंगे इस प्रकार से कि यौन संचालित रोगों से निम्नलिखित साधारण क्रियाकलाप तथा अभ्यास से बचाव किया जा सकता है। क्या बताओगे इसमें आप लोग? बताओगे सबसे पहला पॉइंट कि अनजान तथा अनेक व्यक्तियों के साथ लैंगिक संपर्क या शारीरिक संपर्क नहीं बनाना चाहिए। तो ये सबसे पहला जो आपका उपाय हो गया है यौन संचालित रोग से बचने के लिए, यानी कि किसी भी व्यक्ति या फिर किसी अनजान व्यक्ति या फिर अनेक व्यक्तियों के साथ लैंगिक संपर्क या फिर शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है कि मैथुन के समय अवरोध विधियां जैसे कि कंडोम आदि का प्रयोग किया जाना चाहिए। आपका दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट आपका इसमें हो जाएगा कि लोगों को यौन या लैंगिक संचालित रोगों के बारे में जागरूक फैला करके, यानी कि जागरूक करना चाहिए, जिससे क्या होता है कि वो लोग सारी चीज़ों को समझेंगे कि अनेक व्यक्तियों के साथ में या फिर अनजान व्यक्तियों के साथ ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, जिससे अगर उस व्यक्ति को पहले से यौन संचालित कोई भी रोग है तो वो रोग आपके अंदर आ जाएगा और आप भी उस रोग से ग्रसित हो जाएंगे। तो इसी प्रकार से यौन संचालित रोग से बचने के लिए आपको इन सारे पॉइंटों को अच्छे तरीके से समझना है और इन्हीं पॉइंटों के द्वारा आप लोग यौन संचालित रोग से बच सकते हैं। और ये आपका जो क्वेश्चन था ये भी आपका इंपॉर्टेंट था, ये भी आपका कंप्लीट हो गया है। इसे भी नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। और साथ ही में वीडियो को यदि आपने अभी तो लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दिया करें। और फिर हम लोग अगले पेज पे बढ़ते हैं और भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखते हैं। इस पेज को यहाँ पर मैं हटा देता हूँ। अब हमारा इसमें अगला क्वेश्चन हो जाता है कि आतर्व चक्र क्या है, विवेचना कीजिए। ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आतर्व चक्र बोल सकते हो, मासिक चक्र बोल सकते हो, इस प्रकार से क्वेश्चन आपका आता है एग्जाम में। तो आतर्व चक्र क्या है इसके बारे में हमको बताना है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसमें आप बताएंगे उत्तर में कि मादा में रजोधर्म जो आपका होता है यौनारंभ प्रारंभ होने पर प्रारंभ होता है और यह आपका 12 से 13 वर्ष की आयु काल से प्रारंभ हो जाता है और लगभग आपका 45 से 50 वर्ष की आयु तक समाप्त हो जाता है। ये आपका होता है आतर्व चक्र। आतर्व चक्र में आप आगे बताएंगे कि निषेचन ना होने की दशा में जो गर्भाशय की दीवार होती है तथा अंडाशय में चक्रीय परिवर्तन होंगे और इस चक्र को हम लोग मासिक चक्र बोलते हैं और यह लगभग आपका 28 दिनों तक का होता है। और उसके आप बताएंगे इसमें कि इसके बाद रुधिर का स्राव हो जाता है। इसी रुधिर के साथ अनिषेचित नष्ट हो चुका अंडा भी योनि मार्ग से बाहर आता है और इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? मासिक धर्म बोलते हैं। और रुधिर स्राव लगभग आपका 4 से 5 दिनों तक का रहता है। इस प्रकार से आपको समझना है। आगे आप बताएंगे कि FSH और साथ ही में LH हार्मोन के नियंत्रण से ही यह प्रक्रिया आपकी होती है। तो आतर्व चक्र यानी कि मासिक चक्र यानी कि आप बोल सकते हो इस प्रकार से आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सारी चीजें मैंने डिटेल में बता दी हैं। अगर ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में केवल 2 नंबर के लिए आता है तो आप लोग यहाँ से यहाँ तक कर देना, ठीक है। और अगर ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में 3 नंबर के लिए आता है तो आपको यहाँ से पूरा करना पड़ेगा, तभी आपको 3 नंबर मिलेंगे वरना नहीं मिलेंगे। तो ये चीज़ आपको समझना है कि मतलब कि अगर ज़्यादा बड़ा लिखना चाहो तो पूरा भी लिख सकते हो 2 नंबर में भी, लेकिन मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि यदि 3 नंबर में आता है तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा और यदि 2 नंबर में आता है तो आपको यहाँ से यहाँ तक कर दोगे तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन आपका इसमें हो जाता है कि मनुष्य में निषेचन पर टिप्पणी लिखिए। ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है और मनुष्य में निषेचन किस प्रकार से होता है उसके बारे में हमको यहाँ पर जानकारी देनी है, काफी इंपॉर्टेंट है, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। उत्तर में आप लोग बताएंगे कि नर युग्मक मनुष्य में क्या होता है? शुक्राणु होता है और मादा युग्मक क्या होता है? वो आपका अंडाणु होता है। तो यहाँ पर आपको समझना ये है कि नर युग्मक यानी कि शुक्राणु के, मादा युग्मक यानी कि अंडाणु के साथ संलयन से युग्मनज यानी कि 2n बनने की जो क्रिया होती है उसको हम लोग निषेचन बोलते हैं। अब आप लोग जानते हैं कि जो आपका नर युग्मक होता है आपका n होता है, यानी कि शुक्राणु आपका n होता है और जो आपका मादा युग्मक होता है यानी कि अंडाणु ये भी आपका n होता है, यानी कि इनमें अगुणित गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। तो ये जब दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या हो जाएगा? आपका 2n बन जाएगा, यानी कि n यहाँ से n यहाँ से दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? 2n, यानी कि द्विगुणित हो जाएंगे। द्विगुणित युग्मनज बनने की जो क्रिया होगी उसको हम लोग निषेचन बोलते हैं। ये आपका हो गया निषेचन की परिभाषा। सिंपल सा इस प्रकार से आप लिख सकते हो, 1 नंबर या 2 नंबर में आ जाए तो ये आप बता सकते हो। इस प्रकार से सबसे पहले परिभाषा बता सकते हो। अब ये क्वेश्चन अगर 3 नंबर में आ जाता है तो आपको और भी डिटेल में बताना पड़ता है, क्योंकि ज़्यादा लिखना ही आपको पड़ेगा, तभी आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। तो यहाँ पर आगे आप बताएंगे कि निषेचन के लिए नर मैथुन क्रिया द्वारा स्पर्म को
मादा जनन पथ पर रसखलित करता है और मनुष्य में आंतरिक निषेचन होता है। यह चीज़ अभी आपको यहाँ पर याद रखना है कि जो मनुष्य होता है उसमें आंतरिक निषेचन होता है। आंतरिक निषेचन का मतलब ये होता है कि जब शरीर के अंदर निषेचन होगा तो उसको हम लोग आंतरिक निषेचन बोलेंगे और मनुष्य में आपका आंतरिक निषेचन होता है यानी कि शरीर के अंदर ही निषेचन होता है। आगे आप बताएंगे इसमें कि निषेचन की जो क्रिया होती है वो फाइलोपियन नलिका के अंदर होती है और शुक्राणु गति करते हुए अंडाणु तक पहुंचते हैं। आगे आप इसमें बताएंगे तीसरा पॉइंट कि अंडाणु के कोशिका द्रव्य में उपस्थित अगुणित केंद्रक के साथ शुक्राणु में उपस्थित अगुणित केंद्रक मिलता है जिसके फलस्वरूप 2n यानी कि गुणित आपका युग्मनज का निर्माण होता है। तो इसी प्रकार से निषेचन होता है मनुष्य में, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसे भी आप लोग नोट कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। और साथ ही में यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर हम वीडियो को समाप्त करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।